अब हम इस सीरीज में जब लास्ट एपिसोड में हैं तो हम बात करेंगे कॉन्शसनेस का, हम बात करेंगे प्लेसिबो इफेक्ट का, हम बात करेंगे कुछ उन चीज़ों का जिसके बारे में आप रोज सुनते होंगे लेकिन जानते नहीं होंगे। ये कॉन्शसनेस क्या है और इसको लोग बहुत हल्के में लेते हैं कॉन्शसनेस को। कॉन्शियसनेस का मतलब है किसी भी चीज के प्रति अवेयर होना। कॉन्शसनेस बदलने की बात आती है तो असल में उसका मतलब क्या होता है? किस तरह? अरे शानदार शानदार प्रश्न। कॉन्शियसनेस बदलने का मतलब लोग असल में कुछ और समझते हैं। लोग समझते हैं कि अपनी विचारधारा बदलो, अपने इंटरप्रिटेशंस बदलो, जबकि ये नहीं है। जिसको लग रहा है कि चेतना सिकुड़ी हुई है, अगर उसको अपने चेतना को, कॉन्शसनेस को बढ़ाना है तो तरीके क्या होते हैं? इसके 3 मूलभूत रूप से तरीके हैं। ध्यान के प्रयोग करें। पहले आप लोगों को पेड़ों से चिपकवा के कुछ कहलवाते हैं, वो लोग पेड़ों से बात करने की कोशिश करते हैं, उनको हग करते हैं। सब कुछ वननेस है। ओमकार की ध्वनि से सब कुछ उत्पन्न हुआ, सब कुछ यूनिफाइड है, एक ही चीज से बना हुआ है। तो ये क्या मोमेंट पे स्विच होता है या धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है? देखिए, मैं ये बोलता हूँ मिश्रा जी की हीलिंग इज नॉट एन इवेंट। इस प्रक्रिया के बीच में ईगो बहुत आता है। अच्छा, देखता हूँ क्या करवाते हैं। ईगो सबसे पहले आगे क्यों खड़ा हो जाता है? वो आप एक्सपीरियंस करते नहीं हो, आपसे चेतना करवाती है। ये प्लेसिबो इफेक्ट क्या है और किस तरह से काम करता है? उस चेतना को जानकर ही जाना, अगर जाना तय है तो। जब भी मैं किसी सीरीज का आखिरी एपिसोड करता हूं तो दर्द बहुत होता है, क्योंकि जिस तरह से प्यार मिलते हैं आप लोगों के, जिस तरह से ये चल रहा होता है, तो मैं सोचता हूँ काश ये चलता ही रहता, आप लोग देखते रहते और आप लोगों को चीज़ें बदलती रहती, आप लोग ऐसे ही लिखते रहते और मैं खुश होता रहता कि कुछ अच्छा काम कर रहा हूँ। लेकिन वो कहते हैं ना, जिसका शुरुआत होता है उसका अंत भी होता है, चाहे कुछ भी हो, कोई भी, ये चाहे ये सृष्टि हो, ये जीवन हो, पेड़ पौधे हों, जीव जंतु हों, या कोई भी चीज़। ईश्वर भी जब इस दुनिया में आए तो उनका भी एक टाइम था, उसी तरह से इसका भी 7 दिन का टाइम होता है। और आज इस सीरीज के हम 7वें एपिसोड पे हैं, और जब मैं 7वां एपिसोड करता हूँ तो मन थोड़ा भारी होता है, क्योंकि क्या होता है कि हमने बहुत बाद में इसको एक नया प्रयोग किया और मुझे उम्मीद नहीं थी कि लोग इस तरीके से देखेंगे। पिछला भी जो हमने 2 गेस्ट के साथ किया वो भी बहुत गया और लोगों ने अलग अलग समस्याओं की बात की। ये वाला जो चल रहा है इस पर हम आपका प्यार देख ही रहे हैं। तो अब ये है कि, लेकिन ये है कि करना है तो करना है, लेकिन इसके साथ ही कुछ नए सिरे मैं खोल करके जाऊँगा जिसका आप लोग इंतज़ार करेंगे। अब हम इस सीरीज़ में जब लास्ट एपिसोड में हैं तो हम बात करेंगे कॉन्शसनेस का, हम बात करेंगे प्लेसिबो इफेक्ट का, हम बात करेंगे कुछ उन चीज़ों का जिसके बारे में आप रोज़ सुनते होंगे लेकिन जानते नहीं होंगे। सुनना और जानना दोनों 2 चीज़ें हैं। एक वो जिसको हमने किसी से सुन लिया, हमने भी प्रयोग कर लिया, हमको लगता है इसका मतलब ये होता है, मतलब ये होता है, लेकिन वो होता क्या है? कॉन्शसनेस आपने सुना होगा। कॉन्शसनेस की मीनिंग की बात करूं तो एक शाब्दिक अर्थ आप बता सकते हैं मुझे, लेकिन ये होता क्या है, काम कैसे करता है, ये नहीं पता होगा। तो आज हम उसी पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आज के अपने मॉडर्न ऋषि अनुराग ऋषि सर का स्वागत करेंगे, उनके लिए कृतज्ञता अपनी जाहिर करेंगे, ताकि वो हमें जो दे रहे हैं उसके बदले में हम जो भी लौटा पाएँ भावनात्मक रूप से वही करें। सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मिश्रा जी। ये मुझे भी, जब आप ये सब बोल रहे थे तो मुझे भी ऐसा लग रहा था कि ये 7 दिन हो भी गए, पता नहीं चला। लेकिन ये मेरे लिए भी एक चुनौती थी, जो आपने इतनी बड़ी चुनौती मुझे दी कि हम 7 दिन अलग अलग विषयों पर चर्चा करेंगे। तो मेरे भी मानस पटल से दिमाग के बहुत सारे चक्षु खुले हैं। मैंने भी बहुत सी चीज़ें कॉन्शियस रूप से जो आपके साथ चर्चाएं की वो वापस से मेरे संज्ञान में आई, तो मेरे भी दिमाग में वो चीज़ें चल रही हैं कि कैसे उनको और अच्छा रूप दिया जा सकता है। सो थैंक यू सो मच, मेरी भी चेतना को ऊपर उठाने के लिए, और लोगों का जो प्यार इन 7 दिनों में, 6 दिनों में पीछे मिला, उसके लिए भी बहुत बहुत आभार आप सबका। जुड़े रहिए यूं ही, और जितना खूबसूरत काम ये कर रहे हैं इनकी सराहना है, इनके साथ यूं ही जुड़े रहिए। इसी प्रकार से बहुत ब्यूटीफुल चीज़ें आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच मिश्रा जी इस सीरीज़ के लिए। अब मैं क्या करूं, मैं आपको कुछ देता हूं तो बदले में आप मुझे वापस कर देते हैं, अपने पास रखते ही नहीं। खैर, ये तारीफ तो आपकी होनी चाहिए सर। हम बात करते हैं सिर्फ सवालों से शुरू करते हैं इसको। आपने पीछे जिक्र किया था कॉन्शसनेस पे मौका मिले तो आप बात करेंगे, मैं मौका दे दिया आपको। आपने प्लेसिबो इफेक्ट की बात की थी, इस पे भी मैंने आपको मौका दे दिया। ये कॉन्शसनेस क्या है, जब इसकी बात आती है तो सुनने वाला कंफ्यूजन में क्यों आ जाता है और इसको लोग बहुत हल्के में लेते हैं कॉन्शसनेस को? तो जरा से इसको डिफाइन करें सर। कॉन्शियसनेस को समझाने के लिए पहले आप ये समझिए कि क्वांटम साइंस का एक सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट हुआ जी। जिसको कहा गया, थॉमस यंग ने जो किया, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जिसको दूसरे नाम से हम द ऑब्जर्वर इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। कि जो पार्टिकल है, यानी जो मैटर है, उसको
पार्टिकल को अनुभव करने के लिए चेतना ही चाहिए होती है, और पार्टिकल अपने आप को किस रूप में अनुभव करवाएगा वो डिपेंड करता है ऑब्जर्वर पे, कि कौन उसको देख रहा है। ऑब्जर्वर अगर विद्यमान है तो वो उस एनर्जी को जो एक्चुअल में तरंगों के रूप में मौजूद थी, जब ऑब्जर्वर उसे देखना शुरू करता है तो वो उसे कोलैप्स कर देता है मैटर में, पार्टिकल में, और वो उसको ठोस रूप में, जैसे आप यहां पर तरंगे हैं बहुत सारी, लेकिन एक मैटर, एक ऑब्जर्वर जब इसको देखता है तो वो उसको पदार्थ रूप में देखना शुरू कर देता है। ये देखने वाला कौन है? ये कॉन्शियसनेस देख रही है। कॉन्शियसनेस ही वो ऑब्जर्वर है जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में प्रूव किया गया कि किसी भी तरंग को पदार्थ रूप में देख पाने की क्षमता किसके पास है? वो कॉन्शियसनेस के पास है। कॉन्शियसनेस का मतलब है किसी भी चीज के प्रति अवेयर होना। और कॉन्शियसनेस, ऐसा माना जाता था जब साइंस इवॉल्व होने लगी तो ऐसा माना गया कि कॉन्शियसनेस हमारे माइंड का ही एक प्रोडक्ट है। लेकिन धीरे धीरे जब एक बहुत बड़े क्वांटम फिजिसिस्ट हुए, अमित गोस्वामी उनका नाम है, उनकी बुक भी है क्वांटम डॉक्टर के नाम से, उन्होंने एक डिस्कवरी लोगों को दी कि जो हमारी चेतना है ये दिमाग का प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि चेतना से ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है, इनफैक्ट हम भी और ये दिमाग भी। तो ये जो माइंड है ये बेसिकली एक टूल है जिसके थ्रू चेतना देख पाती है, जिसके थ्रू वो एक्सपीरियंस कर पाती है। ये माइंड और बॉडी जो है ये हमें टूल दिए गए, चेतना अपने आप को इसके थ्रू एक्सप्रेस कर पाए। यानी शरीर मिले बिना चेतना अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाती। देखने का भाव, सुनने का भाव, कुछ भी होने का भाव, ये सब कुछ भाव देख कौन रहा है? चेतना। और अद्वैत में एक बहुत खूबसूरत बात कही गई, उसमें कहा गया सर्व खलविदम ब्रह्म, यानी सब कुछ ब्रह्म यानी कॉन्शियसनेस ही है। और उसमें यह कहा गया कि सब कुछ, हर चीज की उत्पत्ति भी कॉन्शियसनेस से ही हुई है। इस चेतना ने ही अपने आप को एक्सपैंड किया, ब्रह्मांड बने, यूनिवर्सेस बने, गैलेक्सीज बनी, सब कुछ बना, इंसान बने और प्रजातियां बनी। ये सब कुछ चेतना के रूप से ही एक्सपीरियंस होने वाली चीजें हैं। तो अगर हम इसको एक आम आदमी की भाषा में समझने लायक ये चीज निकालें कि चेतना ही सब कुछ अनुभव कर रही है, देख रही। आप कहोगे देखते तो हम अपनी आंखों से हैं, लेकिन असल में आंखें टूल हैं। उसके पीछे जो सॉफ्टवेयर काम कर रहा है वो चेतना ही काम कर रही है। जैसे अभी आप और मैं एक छोटा सा प्रयोग करके देखते हैं, लोग भी करेंगे तो आनंद आएगा। जैसे आप अभी अपनी आंखें बंद कीजिए जी, और आंखें बंद करके आपने जो अपना ब्यूटीफुल सा ऑफिस बनाया है, उस ऑफिस के अपने रूम को देखिए जी, अपनी चेयर को देखिए। आपने एक स्टूडियो भी बनाया, मैंने सुना है, उस स्टूडियो को देखिए एक बार। वहां लाइट्स कहाँ लगी हैं देखिएगा जरा, दीवारों पर क्या क्या है देखिएगा जरा। ठीक है, आंखें खोलिए। आपकी आंखें बंद होने के बावजूद भी क्या सब कुछ आप क्लियरली नहीं देख पाए? बिल्कुल देख पाया। एक एक चीज कहां लगी थी क्या नहीं देख पाए? बोर्ड भी देखे, वो किल भी देखा, किल में कहां पे कौन सी चीज है वो देखा मैंने, मेरी चेयर किस दिशा में है वो देखा मैंने, मेरे टेबल पे क्या है वो देखा मैंने। तो अगर हम कहें कि आंखें देखती हैं, तो आंखें एक टूल हैं जो बाहर के जगत में हमको एक इंटरप्रिटेशन देती हैं, लेकिन उसके पीछे जो सॉफ्टवेयर काम कर रहा है वो आपकी चेतना काम कर रही है। जैसे मिश्रा जी, क्या स्माइल के स्पेलिंग आपको पता है? हाँ, पता है। हाँ। तो आप एक बार अपनी आंखें बंद करेंगे क्या? क्या आप अपने मन में 3 बार स्माइल बोलेंगे? क्या स्माइल के स्पेलिंग बोलेंगे अपने मन में? अपनी आंखें खोलिए। क्या आपने स्माइल बोला अपने मन में 3 बार? क्या उसके स्पेलिंग भी बोले? क्या जब आपने वो बोला क्या आप सुन भी पाए? नहीं देख पाया। हाँ, आपके शब्दों को जो आप बोल रहे थे वो आपका मुंह तो बंद नहीं था, नहीं, लेकिन फिर भी आप उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं। हाँ। आप वो जब स्माइल बोल रहे हैं तो कोई तो सुन रहा है चेतना अंदर, कोई तो उसको देख रहा है, लेकिन आपकी आंखें, कान और मुंह तीनों बंद हैं, फिर भी कोई देख रहा है। तो ये कौन एक्सपीरियंस कर रहा है? वो अंदर जो बैठा हुआ है, वो जो बैठा हुआ है, वो चेतना बैठी हुई है, वो चेतना सब कुछ एक्सपीरियंस कर रही है। चेतना निमित्त बनाती है आपका कि आप इस पूरे ब्रह्मांड को, इस जगत को एक्सपीरियंस कर पाएं। उसके लिए ये शरीर की जरूरत है एज अ टूल। जैसे हमारे यहां पर एक वाईफाई लगा हुआ है, अब वाईफाई से हमारे फोन में इंटरनेट आ रहा है, उसी के थ्रू हम सब चीजें देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं, सब कुछ पढ़ रहे हैं। लेकिन वो वाईफाई यानी वो शरीर जब तक पीछे से उस टावर से उसमें रेंज नहीं आएगी या आप उसका बिल ना भरें तो वो शरीर कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो जब इसका टावर का लाइन कट हो जाता है, तो चेतना तो विद्यमान है, शरीर भी विद्यमान है, लेकिन व्यक्ति कुछ अनुभव नहीं कर पाता। शरीर अनुभव करता है, लेकिन उसको अनुभव करवाती है चेतना। क्या बात है,
बहुत आसान तरीके से आपने समझाया जी। जो कहीं ना कहीं अंदर विद्यमान है, जी। जिसके साथ हमने अपना तारतम्य तोड़ दिया, हमने अपना तारतम्य शरीर के साथ बनाया, हमने अपने आप को शरीर जाना, शरीर समझा। लेकिन अगर शरीर ही सुन सकता है तो कान बंद करके भी आप कोई शब्द कैसे सुन पा रहे हैं? अगर शरीर ही देख सकता है तो आंखें बंद करके आपने अपने पूरे ऑफिस के दर्शन कैसे किए? आप सब कुछ अनुभव कर सकते हैं, ये टूल्स हैं, लेकिन ये टूल खुले हैं, बंद हैं, चेतना को इससे कम अर्थ है। चेतना अगर विद्यमान है और उसके पास ये टूल है तो वो किसी भी चीज को एक्सपीरियंस कर सकती है। और ये एक्सपीरियंस करने वाली, देखने वाला, ये जो एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं इनको महसूस करने वाली वो चेतना ही है। मैं हूं, ये भी चेतना की ही घोषणा है कि मैं हूं। जब मैं ये कहता हूं तो ये कौन है? ये मैं कौन है? ये मैं रूपी शरीर है जिसको चेतना अनुभव कर रही है। मतलब कुछ चीज़ें आपकी ऐसी होती है ना कि जब आदमी निरुत्तर हो जाता है, मैं अब उसमें खो जाता हूँ, तो मुझे सोचना पड़ता है कि क्या पूछूं। अच्छा, आजकल आप देखते होंगे कि लोग ये हमेशा कहते हैं कॉन्शसनेस को बदलो, कॉन्शसनेस को बदलो। अब जब कॉन्शसनेस बदलने की बात आती है तो असल में उसका मतलब क्या होता है, किस तरह? अरे वाह, शानदार शानदार प्रश्न मिश्रा जी। कॉन्शियसनेस बदलने का मतलब लोग असल में कुछ और समझते हैं। लोग समझते हैं कि अपनी विचारधारा बदलो, अपने इंटरप्रिटेशंस बदलो, अपनी इफेक्ट्स बदलो और अपने रिएक्शन को रिस्पॉन्स में बदलो, जबकि ये नहीं है। मेरे हिसाब से, लोग इससे डिफर कर सकते हैं, मेरे हिसाब से चेतना को बदलने का अर्थ क्या है? जब हमारे इस पूरे ब्रह्मांड की रचना हुई तो चेतना अपने चरम पर थी, जिसको हम लोग आध्यात्मिक शब्दों में बोलते हैं एक्सपैंडेड कॉन्शियसनेस। ठीक है। चेतना एक्सपैंडेड है। ठीक है। जब चेतना एक्सपैंडेड है तो वो हाई एलिवेटेड स्टेट में है, वो एनर्जी लेवल पर एक्सपीरियंस कर सकती है। जब चेतना कॉन्ट्रैक्ट हो जाए और शरीर बड़ा हो जाए तो शरीर एक्सपीरियंसेस करता है, चेतना नहीं करती से हम, चेतना शरीर के थ्रू एक्सपीरियंसेस करती है, लेकिन हम चेतना को पहचान नहीं पाते जब चेतना कॉन्ट्रैक्टेड हो जाती है। चीजों को देखने का नजरिया असल में नजरिया नहीं है, असल में कॉन्शियसनेस ही है। तो जब ब्रह्मांड रचा तब हमारी चेतना एक्सपैंडेड थी। युग बदले, जिसको हमने चतुर्युग बोला है, 4 युग। सबसे पहले सतयुग आया, जहां पर हमारी चेतना चरम सीमा पर थी, सुख ही सुख था, सत्य ही सत्य था, सब कुछ बढ़िया था। उसके बाद जो है त्रेता में श्री राम हुए ना, उसके बाद त्रेता आया, फिर द्वापर आया, फिर द्वापर के बाद कलयुग आया। तो ये युग जैसे जैसे आगे बढ़ते गए चेतना कॉन्ट्रैक्ट होती गई जी। और चेतना वापस से जाकर चैतन्य में अपने मूल स्वरूप में मिल जाती है, फिर से एक्सपैंड होना शुरू करती है। चेतना वापस से कॉन्ट्रैक्ट होने लगी और फिर चेतना एक्सपैंड होती है। तो ये चक्र जो है लगातार चलता रहता है। ये चेतना अब आज जिस युग में, जिसको हम कलयुग बोलते हैं, इसमें हमारी चेतना बहुत ज्यादा सिकुड़ गई, क्योंकि हमारे बाहर के आवरण बहुत ज्यादा हो गए, जहां पर हम अपने आप को शारीरिक रूप से आइडेंटिफाई करने लगे, चैतन्य रूप से नहीं। इसीलिए कई बार आपने सुना होगा, मैं कई बार ये बोल देता हूं कि बुद्ध के समय पर ध्यान करना आसान था, आज ध्यान करना थोड़ा मुश्किल है। इसीलिए हमने बहुत सी और विधाएं, बहुत से और ब्रांचेस डेवलप की ध्यान की, कि लोग जो है उनके साथ कनेक्ट कर पाए। आचार्य रजनीश ने इसका बहुत खूबसूरत प्रयास किया। तो हमारी चेतना अब कॉन्ट्रैक्टेड है। जिस व्यक्ति की चेतना बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्टेड है, इसको समझने के लिए मैं साइंस का एग्जाम्पल लेना चाहूंगा। साइंस बोलता है हमारे 2 सिस्टम्स हैं, एक फाइट एंड फ्लाइट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक रेस्ट एंड डाइजेस्ट पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। जब व्यक्ति सिंपैथेटिक नर्व यानी फाइट एंड फ्लाइट मोड में होता है तो उसकी चेतना बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्टेड होती है। वो चीजों को अलग अलग अनुभव करता है, वो भावनात्मक स्तर पर अनुभव करता है, वो दर्द के तरीके से उसको देखता है। लेकिन वहीं जब चेतना एक्सपैंडेड होती है तो वो एक्सपीरियंस के तरीके से चीजों को देखता है जी। यानी एक ही घटना 2 तरीके से एक किसी व्यक्ति के जीवन में हुई, कोई बिखर गया, कोई निखर गया। अब इसमें उस व्यक्ति का रोल नहीं है, इसमें उसकी चेतना का रोल था। जिस व्यक्ति की कॉन्शियसनेस एक्सपैंडेड थी वो निखर गया, जिस व्यक्ति की कॉन्शियसनेस कॉन्ट्रैक्टेड थी वो बिखर गया। क्योंकि जिसकी कॉन्ट्रैक्टेड थी वो फाइट एंड फ्लाइट मोड में था। और फाइट एंड फ्लाइट को कौन से इमोशंस गवर्न करते हैं? प्राइमरीली 2 इमोशंस गवर्न करते हैं, डर और गुस्सा। जब भी हम फाइट एंड फ्लाइट मोड में होते हैं, भागो दौड़ो लड़ो शेर आया, हमने इसकी चर्चा बहुत बार की है, तो आप देखो आपके पास 2 इमोशन होने चाहिए। एक तो गुस्सा, या तो आप शेर से लड़ोगे, या डर भय होगा तो आप शेर से फाइट करोगे या फ्लाइट करोगे। तो जब चेतना कॉन्ट्रैक्टेड है तो ये 2 इमोशंस आते हैं। तो जीवन में किसी ने धोखा दिया, गलती की, फेलियर आया, लॉस आया, बीमारी आई, तो आप डर और गुस्से के यानी फाइट एंड फ्लाइट में अगर हो तो आप
बिखर जाओगे, क्योंकि आपको गुस्सा आएगा ये मेरे साथ क्यों हो गया, आप डरते रहोगे कि मैं मर ना जाऊं, मेरे को बीमारी, मेरे बच्चों का। तो यानी चेतना सिकड़ी हुई है तो आप अलग चीजों को अनुभव कर रहे हो। और जब चेतना एक्सपैंडेड है तो आप फाइट एंड फ्लाइट में नहीं, आप रेस्ट एंड डाइजेस्ट में। और इसको कौन से दो इमोशंस गवर्न करते हैं? लव एंड हैप्पीनेस। एक रूपता, जब आपके साथ कुछ गलत हुआ और आपकी चेतना एक्सपैंडेड थी तो आप बिखरे नहीं, आप निखरे, क्योंकि आपने देखा ये यूनिवर्स का एक तरीका था मुझे एक लेसन सिखाने का। ये ब्रह्मांड की भेजी हुई कोई शक्ति थी जिसने मुझे ये, जैसे हमने डिस्कस किया था कि अक्ल बादाम खाने से नहीं आती, ठोकर खाने से ही आती है। अब कुछ लोगों को ठोकर खाने से चोट लगती है और कुछ लोगों को ठोकर खाने से अकल आ जाती है। जिसकी चेतना सिकुड़ी हुई है उसको चोट लगेगी, दर्द होगा, दर्द उसको भी होगा, लेकिन वो दर्द में बना नहीं रहेगा, वो उस दर्द के पीछे का लेसन ढूंढेगा। अब लेसन व्यक्ति नहीं ढूंढ रहा। जैसे पहले एपिसोड में हमने चर्चा की कि थॉट्स हमारे नहीं है, हमारी कंडीशनिंग के हैं। अब वो दर्द व्यक्ति नहीं ढूंढ रहा या उसमें कोई लेसन व्यक्ति नहीं ढूंढ रहा, उसकी चेतना आभास करवा रही है। तो चेतना अलग इमोशंस पर ऑपरेट करती है। अगर कॉन्शियसनेस एक्सपैंडेड है, हम बात कर रहे हैं चेतना को बढ़ा लो, चेतना को अलग स्तर पर ले जाओ, यानी चेतना एक्सपैंड करे। कोई चीज एक्सपैंड कब करती है? जब आप उस पर ध्यान देने लगते हैं। आप किसी बुरी चीज पर ध्यान देने लगो, एक ही एडिक्शन पर बार बार ध्यान देने लगो, वो बढ़ जाएगी। आप किसी अच्छी चीज पर ध्यान देने लगो, आपके आसपास कुछ अच्छे लोग हो जाएं, आपका वातावरण, आपका एनवायरनमेंट बदल जाएगा। वेयर योर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। क्या बात है। जहां पर ध्यान जाता है वहीं चीजें दिखने लगती हैं। जैसे मैं लोगों से यह सवाल पूछता हूं कि आपको अब अगली कार कौन सी लेनी है, लोगों के जवाब आते हैं क्रेटा, इनोवा, डिफेंडर, लैंड रोवर। तो मैं कहता हूं जब आप सड़क पर निकलते हैं तो सबसे ज्यादा गाड़ी कौन सी दिखती है? वही दिखती जो लेना चाहता है वो। क्या बाकी गाड़ियां नहीं हैं? बाकी गाड़ियां भी खूब हैं, लेकिन अब आपकी चेतना एक जगह केंद्रित हो गई है। आपको क्रेटा लेनी है तो अब आप सारी क्रेटा ढूंढ रहे हो। अब वो मर्सिडीज भी चाहे जा रही है, लैंड रोवर, डिफेंडर भी जा रही है, लैम्बोर्गिनी भी जा रही है, लेकिन आपका ध्यान क्रेटा पर है। वेयर योर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। पूरी एनर्जी वहां केंद्रित होने लगती है। इसीलिए कई बार हम हीलिंग में ये बात करते हैं ना कि अगर आप ये सोचते हैं कि मैं ठीक हो रहा हूं, इंटेंशन करते हैं। कोविड में बहुत सारे लोग इसी वजह से चले गए क्योंकि उन्होंने सोचा मुझे तो कुछ हो गया है। चेतना डर में, चेतना सिकुड़ गई। क्या इमोशंस हैं? दो, डर और गुस्सा। मेरे साथ ये क्यों हुआ और मैं मरने, मुझे कुछ होने वाला है। इमोशंस कॉन्ट्रैक्टेड हुए, आप सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में शिफ्ट हुए, बॉडी ने हीलिंग रिस्पॉन्स बंद करके फाइट एंड फ्लाइट को एक्टिवेट किया। ना फाइट कर पा रहे हैं, ना फ्लाइट कर पा रहे हैं, आप डर और फियर के कारण, गुस्से के कारण आप एक ही इमोशन में बंधे रह गए। तो चेतना कॉन्ट्रैक्टेड थी। जब हम बाहर की चीजों में अपने शरीर से सब कुछ ऑपरेट करेंगे तो चेतना कॉन्ट्रैक्ट होगी। जब हम ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, वननेस प्रैक्टिस करेंगे, सांसों के कुछ प्रयोग करेंगे, वो ब्रह्म तत्व जो हमारे अंदर विद्यमान है उसको देखेंगे, इंटेंशन बदलेंगे, विजुअलाइज करेंगे, तो हमारी चेतना को हम एक डायरेक्शन दे सकते हैं जो एक्सपैंड हो। और एक्सपैंडेड कॉन्शियसनेस ना सिर्फ आपके शरीर को पैरासिम्पैथेटिक में, रेस्ट एंड डाइजेस्ट में शिफ्ट करता है, बल्कि वो आपके इंटरप्रिटेशन को बदलता है। वो आपके इंटरप्रिटेशन में मीनिंग चेंज कर देता है। जैसे आपके पास एक फोन आया, कोई, आपने फोन नहीं उठाया। अब जिसका फोन आपने नहीं उठाया वो ये सोच रहा है कि मिश्रा जी शायद मुझे पसंद नहीं करते, या मिश्रा जी मेरे को सम्मान नहीं देना चाहते, या मैं उनके जीवन में बड़ा तुच्छ हूं और इसलिए मिश्रा जी ने मेरा फोन नहीं उठाया। ये चेतना सिकुड़ी हुई है। किसी का आपके पास फोन नहीं आया, आपने फोन नहीं उठाया। जिसकी चेतना एक्सपैंडेड है वो क्या मतलब निकालेगा कि फोन नहीं उठाया, कहीं होगा, कुछ होगा, फोन नहीं उठाया, बस। लेकिन जिसकी चेतना सिकुड़ी हुई है उसके अपने अंदर के भय, गुस्सा, डर, चिंता, तनाव, परेशानी, अवसाद, मिश्रा जी ने शायद ऐसा कर दिया, वो शायद मुझे धोखा देना, वो शायद मेरा फोन नहीं उठाना चाहते, वो शायद मेरे को इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहते, उनकी नजर में बड़ा तुच्छ हूं। चेतना ने डर और उन्हें, जिसके पास लव है, उसके पास वननेस है कि मैं और तुम एक ही है, नहीं उठाया कहीं बिजी होंगे, बात खत्म। ये हमने इन दोनों सिचुएशंस में देखा कि एक ही व्यक्ति इंटरप्रेट कर रहा है सिचुएशन को। एक सिचुएशन है मिश्रा जी ने फोन नहीं उठाया, एक सिचुएशन ये है कि मिश्रा जी मुझे पसंद नहीं करते इसलिए उन्होंने मुझे फोन नहीं उठाया, वो मेरे को नीचा दिखाना चाहते हैं इसलिए उन्होंने मेरा फोन, वो मेरी बात नहीं सुनना चाहते, उनके पास मेरे लिए समय नहीं है। इंटरप्रिटेशन कौन कर रहा है? आपका माइंड नहीं कर रहा। माइंड इज अ टूल, इंटरप्रिटेशन करवा रही है आपकी चेतना। तो अगर चेतना एक्सपैंडेड है, आपका इंटरप्रिटेशन बदल जाता है। चीजों के प्रति, जीवन के प्रति
और सबसे बड़ा इसके प्रति जो हमने पिछले से पिछले एपिसोड में बात की थी कि मैं ये शरीर नहीं हूं, ये तो अनुराग ऋषि पॉडकास्ट कर रहा है, बात कर रहा है, और मैं देख रहा हूं उसे पॉडकास्ट करते हुए। राम जी वाली बात, ये एक्सपेंशन है कि राम को चोट लगी, मुझे नहीं, राम को गाली पड़ी, मुझे नहीं, मैं तो देख रहा था उसको गड्ढे में गिरते हुए, मैं तो देख रहा था कि लोग राम को गाली दे रहे थे, लेकिन मैं तो साक्षी चैतन्य भाव से देख रहा था। तो आपका इंटरप्रिटेशन बदल जाता है, आपकी चेतना सिकुड़ी हुई है, वही राम की चेतना सिकुड़ी हुई होती स्वामी राम की, तो वो लड़ने भिड़ने लगा, तुमने मुझे कहा, मैं भी तुम्हें गाली देता हूं, तुम मुझे ऐसे, मैं तुम्हें ऐसे। तो ये चेतना को हम एक्सपैंड कर सकते हैं। ये एक्सपैंडेड कॉन्शियसनेस हमें सबसे ब्यूटीफुल आभास कराती है। हम खुद चेतना के साथ जुड़ने लगते हैं जब वो चेतना शरीर से बड़ी होती है, बाहर निकलती है, जिसको हमने ऑरा बोला, जिसको हमने आभा मंडल बोला। हम जब उसको एक्सपीरियंस करते हैं तो हमारे इंटरप्रिटेशंस बदलते हैं, हमारी प्रकृति बदलती है, और व्यक्ति, पुरुष और प्रकृति, जो सांख्य योग बोलता है कि दो ही चीजें थी, एक पुरुष और एक प्रकृति, दोनों का कॉम्बिनेशन बना और फिर सत्व, रजस और तमस गुण पैदा हुए, जिनके कारण लोग सब कुछ जीवन में अनुभव करते हैं। तो व्यक्ति के अंदर वो तमस जो है बड़ा हुआ, वो उसको बैलेंस कर पाता है। वो इनर्शिया जो बढ़ रखा है रजस के कारण, जो भाग दौड़ करवा रहा है, वो उसको बैलेंस कर पाता है, और वो सत्व जो कहीं ना कहीं सप्रेस्ड है, वो उसको बैलेंस कर पाता है। तो ये त्रिगुणा प्रकृति को जब आप अपने अंदर बैलेंस करते हो, तो आप उस ब्रह्मा विष्णु महेश, जो एक्चुअल में वो सत्व रजस तमस, क्रिएटर, पालनहार और डिस्ट्रॉयर जिनको हम बोलते हैं, जिनको हम एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बोलते हैं, देने को सैकड़ों एग्जाम्पल हैं, क्योंकि प्रकृति 3 से शुरू हुई, 3 में विलीन हो जाती है, 3 6 बनते हैं, 6 9 बनते हैं। ये बड़ी एक साइंस है बहुत गहरी, तो खैर उसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन अगर हम इस कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड करते हैं तो जीवन में सब कुछ संभव है। हम हर अच्छा अनुभव कर पाते हैं, क्योंकि अनुभव आप नहीं कर रहे, आपकी चेतना करवा रही है। और अगर यही चेतना सिकुड़ी हुई हो तो हम हर जीवन का बुरा अनुभव कर सकते हैं, जो कि खुद हम नहीं कर रहे, हमारी चेतना करवा रही है। बड़ा जबरदस्त सवाल इसमें निकल के आ रहा है कि आपने जिस तरह से चेतना और कॉन्शियसनेस को बताया ना, अब इसमें मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ 50% से एबव लोग ऐसे होंगे जो ये कहेंगे कि मेरे साथ ऐसा ही होता है। कोई फ़ोन नहीं उठाता, मैं इनसिक्योर हो जाता हूँ, मुझे लगता है मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। बहुत से लोग व्यवसाय करने वाले होंगे, अपने संबंधों में होंगे, रिश्तों को लेकर इनसिक्योर हैं, तो अब उन लोगों को ये लग रहा होगा, यार अगर ये स्थिति मेरी, तो मेरी चेतना तो सिकुड़ी हुई है। और एक दूसरा व्यक्ति जो इसको बड़ा सिंपल लेता है, बड़ा लाइट लेता है, उसको लग रहा है ठीक है, हो गया, दुर्घटना हो गई, गाड़ी टच हो गई तो हो गई, कोई बात नहीं, या जीवन हमको लेसन देना चाहता है। अब जो दूसरा पक्ष है, जिसको लग रहा है कि उसकी चेतना सिकुड़ी हुई है, अगर उसको अपने चेतना को, कॉन्शियसनेस को बढ़ाना है, तो तरीके क्या होते हैं जिसके तरीके से वो उसको बढ़ा सकता है? बहुत बढ़िया। इसके 3 मूलभूत रूप से तरीके हैं। तरीके तो 1000 हो सकते हैं, लेकिन जिनको मैं प्रैक्टिस करता हूँ या हम अपने पार्टिसिपेंट्स को करवाते हैं, जिसमें सबसे पहला तरीका होता है भावनात्मक बदलाव, इमोशनल चेंज। ठीक है, कि आप अपने इमोशनल, जो आपके पास इमोशंस आ रहे हैं, उनके स्तर को आप बदलें। क्योंकि जब चेतना सिकुड़ी हुई होती है तो हम नेगेटिव इमोशंस को एक्सपीरियंस करते हैं, और वाइसा वर्सा, जब हम नेगेटिव इमोशंस को एक्सपीरियंस करते हैं तो चेतना से एक दूसरे पर दोनों कोरिलेट हैं, डिपेंडेंट है। तो अगर हमने चेतना के स्तर को बढ़ाया तो हमारे इमोशंस का स्तर बढ़ जाता है, या फिर हमने इमोशंस के स्तर को बढ़ाया तो चेतना का स्तर बढ़ जाता है। तो अगर मैं, जो लोअर इमोशंस हैं, जिनको कैंडेस पर्थ और ये मैंने एक बुक की चर्चा की थी, द मैप ऑफ कॉन्शियसनेस एक्सप्लेन्ड, सर डेविड हॉकिंस ने वो बुक लिखी, उसमें वो चेतना का स्तर बताते हैं, और वो बताते हैं सबसे नीचे के 20 के स्तर पर आता है ग्रीफ, सॉरो, एंगर, जेलसी, एनवी। ये लोअर इमोशंस हैं। और हायर इमोशंस कौन से हैं? लव, हैप्पीनेस, पीस। अब मैं किसी को बोलूं कि गुस्सा छोड़, किसी व्यक्ति ने हमारे साथ गलत किया, आप गुस्सा छोड़ के लव का अनुभव करो उसके साथ, उसकी चेतना सिकुड़ी हुई है, वो मेरे बात को मोटिवेशन समझ के नकार देगा। वो मेरी बात को कभी भी मानेगा ही नहीं, क्योंकि व्यक्ति बात को नहीं मानता है, व्यक्ति बात को चेतना से ही मनवाता है। मतलब सॉरी, चेतना जो है वो व्यक्ति से बात को मनवाती है। यानी आपको कोई एडिक्शन है और मैं आपको कहूं वो छोड़ दो, तो आप मेरे कहने से वो नहीं छोड़ेंगे जब तक आपकी चेतना उस स्तर से ऊपर नहीं उठ जाती, चेतना नहीं जागृत हो जाती शरीर से ऊपर उठ के। क्योंकि एडिक्शन का आनंद कौन ले रहा है? शरीर। जब आप शरीर में है तो चेतना कॉन्ट्रैक्टेड है, चेतना अपने आप फैलेगी तो शरीर बढ़िया अनुभव करने लगेगा और आप किसी भी चीज को छोड़ या प्राप्त कर सकते हैं। तो अब समझने वाली बात यह है कि अगर हम अपने इमोशंस, कोई हमें छोड़ने के लिए बोले तो आप उसे नहीं छोड़ोगे, तो उसका तरीका क्या होता है? इसको हम बोलते हैं इमोशनल रिलीज। ओके, कि पहले आपके पास जो दबे हुए इमोशन रखे हुए हैं, पहले उनको खाली किया जाए। ठीक है। दुनिया के सबसे बड़े साइकोलॉजी के, जिनको फादर ऑफ साइकोलॉजी बोला जाता है, डॉक्टर सिगमंड फ्रॉयड और उनके जो कुलीग थे जोसेफ ब्रूअर,
उन्होंने ये टेक्निक दुनिया को सबसे पहली बार दी। हमारे यहाँ पर तो सदियों से विद्यमान थी कि अपने इमोशंस को बाहर निकालना, जो आपने भी अनुभव किया हमारे नो दाय सेल्फ में आकर के, कि कैसे आचार्य रजनीश ने इसको सबसे पहले घर घर तक पहुंचाया अपनी डायनामिक मेडिटेशन के थ्रू। हम इसको रिदमिक रिलीज प्रैक्टिस से लोगों को अनुभव करवाते हैं कि आपके अंदर जो स्टोर्ड चीजें हैं, क्योंकि गिलास से तो वही डलेगा जो गिलास में होगा। अब मैं चाह रहा हूं मेरी कॉन्शियसनेस एक्सपैंड हो और आप मुझे मोटिवेशन दे दो, तो भैया नहीं होगा। मेरी मोटिवेशन, आपका ग्लास अगर उसमें, मान लो मेरे पास एक ग्लास है और उस ग्लास में जहर भरा हुआ है और उस जहर में मैं 2 ढक्कन दूध के डाल दूं तो दूध भी जहर हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। तो इसीलिए दूसरों की समझाई हुई बातें काम नहीं करती हैं, अपना किया हुआ अनुभव काम करता है कि पहले आप उस दूध को खाली करते हैं। इसी प्रकार हमने जो इमोशन स्टोर कर रखे हैं पहले उनको खाली करते हैं, इमोशनल रिलीज। तो जब हम वो इमोशनल रिलीज करते हैं, जिसका हमने पूरा एक वो दूसरे या तीसरे दिन हमने शायद लोगों दिन ही पूरा आपने करवाया था, पूरा करवाया था लोगों को दिया, दोनों दिन करवाया था। मतलब मैं लोगों को ये नहीं बोलता हूं कि आप हमारे ही रिट्रीट में आओ, हमारे ही पास आके वो अनुभव करो। आप ये वो वीडियो देखना जिसमें हमने पूरा डिटेल में बताया, घर बैठे कर सकते हो। वो अलग बात है, कुछ लोग मेरे साथ रह करके एक्सपीरियंस वो करना चाहते हैं, वो अलग बात है। तो इमोशनल रिलीज, जब आपके वो दबे हुए इमोशन पड़े हुए जब वो खाली होते हैं ना, तो आपकी चेतना एक्सपैंड करने लगती है, क्योंकि अब शून्यता है अंदर। और वो 3 बार अगर आपने इमोशनल रिलीज किया, कथारसिस किया, आपने अपने अंदर से अपने आप को खाली किया, तो अब एक वो बच्चा जो अभी जन्म लिया है, उस बच्चे के पास उसका मानस पटल बिल्कुल कोरा है। आप उसको बताओगे तू हिंदू है, वो हिंदू मान लेगा। उसको बताओगे तू मुसलमान है, वो मुसलमान मान लेगा। आप उसको बोलोगे तू गरीब है, वो गरीब मान लेगा। आपने जैसी प्रोग्रामिंग उसकी की, क्योंकि अभी वो खाली है। तो जब आपका ये इमोशनल रिलीज हो जाता है, अब आपके अंदर एक खालीपन है, वॉइड है। अब उस वॉइड को भरा जाता है। उस वॉइड को भरते हैं हम ब्यूटीफुल इमोशंस से। ओके। तो जब भी आप वो इमोशनल रिलीज करें, रिदमिक रिलीज जिसको हमने बोला, कथारसिस की प्रैक्टिस करें, उसके बाद आप अच्छे इमोशंस को अनुभव करें। जब आप खाली हो गए तो अब अनुभव करो कि क्या आपके साथ जीवन में कभी कुछ अच्छा हुआ था। हाँ, हुआ था। फिर मैं लोगों को ये अनुभव करवाता हूं विजुअलाइजेशन के माध्यम से कि अब आप अपने जीवन के उन पलों को देखिए जब आपके पास अच्छा ही अच्छा हुआ था। पहली बार कब खुश हुए थे, याद करो। पहली बार आपको आपके माता पिता ने कुछ बाजार से लेके दिया हो, उनके शायद सामर्थ्य ना हो, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ पैसे इकट्ठे किए हों और आपको लेकर के दिया हो। व्यक्ति के चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ जाती है। अब ये हुआ एनर्जी शिफ्ट। पहले स्तर पर हमने इमोशनल रिलीज किया, फिर हमने एनर्जी शिफ्ट किया। और आपको याद हो, हमने बात की अभी, वेयर योर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। वही दिखने लगता है। अब हमारे पास वो नेगेटिव इमोशन निकल गए, अब मेरा ध्यान इधर है कि मेरे साथ अच्छा अच्छा क्या हो रहा है। फिर हम ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करवाते हैं कि मैं कहता हूं कि आभार व्यक्त करो प्रकृति का, ब्रह्मांड का, अपने माता पिता का, अपने दोस्तों का, अपने जीवन साथी का, हर एक उसका जिसने आपके जीवन में कंट्रीब्यूट किया हो। एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज। अब अटेंशन किधर किधर जा रहा है, आप देखो। माँ बाप, परिवार, घर, रिश्ते, जो कुछ अच्छा है उस पे जा रहा है। अब आप किस से भर रहे हो? ब्यूटीफुल इमोशन से। एक्सपैंडेड कॉन्शियसनेस के 2 ब्यूटीफुल इमोशंस क्या हैं? लव और हैप्पीनेस। ये कब आते हैं? जब आप ग्रैटिट्यूड करते हो, आभार व्यक्त करते हो। तो यानी इतने प्रोसेस में आपने अपने अंदर से खाली करके अपने भावनात्मक स्तर पर अपना बदलाव लेकर के आए। पहला तरीका। दूसरा तरीका है अपनी कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड करने का, कि आप ध्यान के प्रयोग करें। ठीक है। जो अलग अलग माध्यम से किए जा सकते हैं। जैसे हमने बात की, डांस करके भी ध्यान किया जा सकता है। बहुत से सूफी संत, बहुत से सूफी फकीर हुए, यूं घूम घूम के ही वो भगवान को पा गए, ऊपर वाले को पा लिया उन्होंने। हर जहां पर भी आप नहीं रहते, आप होते ही नहीं, आप खो जाते हो। कबीर जी बुनते बुनते बुनकर थे, ताना बाना बुनते बुनते पा गए। मीरा कृष्ण कृष्ण चिल्लाते पा गई। बाबा नानक 13 तोलते पा गए। ध्यान का मतलब ये नहीं है जंगल में चले जाना, पहाड़ों में बैठ जाना। जब आप नहीं रहते और आप खो जाते हो और सिर्फ आपकी चेतना बचती है और आप पूरे कॉन्शियसनेस से प्रेजेंट मोमेंट में आके उसको एक्सपीरियंस कर रहे होते हो, ये ध्यान है। ध्यान का मतलब आंखें बंद करके बैठ जाना, पहाड़ों में चले जाना नहीं है। अगर आप मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हो तो आप ध्यान में हो। आप कहीं और विचरण नहीं कर रहे, आपका मन मस्तिष्क आप सिर्फ यही हो, तो आप ध्यान में हो। आप ध्यानी हो इस समय, योगी हो इस समय। ध्यान का असली अर्थ है कि आपका ध्यान केंद्रित है और आप प्रेजेंट मोमेंट में हो। आप इंद्रियों से नहीं, चेतना से इस साक्षी भाव को, इस समय को एक्सपीरियंस कर रहे हो। दिस इज द आनंदमय कोश। राइट नाउ यू आर एक्सपीरियंसिंग, यू आर इन ब्लिस, आनंद, क्योंकि प्रेजेंट का स्वभाव आनंद का है। दुख का स्वभाव तो पास्ट और फ्यूचर का है।
प्रेजेंट में तो बस आनंद है। अपनी सांसों को देखो, 5 आती जाती सांसों को, क्या है, ना दुख है, ना चिंता है, ना परेशान है, तनाव, कुछ भी, आप प्रेजेंट। दूसरा, आप ये ध्यान का प्रयोग करो। तीसरा, एक ऐसा प्रयोग जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रह्मांडीय प्रयोग, जिसकी मैंने चर्चा आपसे की थी, जिसको हम स्पेस मेडिटेशन भी बोलते हैं, जिसके थ्रू हम आंखें बंद करके एक ऐसे गहरे ध्यान में उतरते हैं जहां पर उस शिव तत्व को ढूंढने की चेष्टा और प्रयोग करते हैं। यानी हम आंखें बंद करते हैं और आंखें बंद करके भी हमें अंधेरा दिखता है। दिखता है या नहीं? बिल्कुल दिखता है। तो यानी अंधेरा अंधेरा नहीं है, कोई ऐसी चीज है जिसको हमारी आंखें देख पा रही हैं। हाँ, अंदर वाली आंखें देख पा रही हैं, अंदर वाली आंखें देख पा रही हैं। तो हम ये प्रयोग करते हैं कि अपनी आंखें बंद करके हम आराम से बैठ जाते हैं और फिर जो अंधेरा हमें दिख रहा है उस अंधेरे में हम दूर तक देखने का प्रयास करते हैं। बहुत दूर तक, आगे से आगे जाते जाओ, 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 आगे से आगे जाते जाओ। तो ये वो प्रयोग है जिससे आप कुछ ही देर में आप ये पाओगे कि आप जो थे उसको आपने कभी जाना नहीं था, और ये 10 मिनट के एक मेडिटेशन से आपको लगा कि मैं कौन हूं यार। आप अपने आप को एक नया व्यक्ति अनुभव करोगे। रोज 10 मिनट ब्रह्मांडीय ध्यान, केवल आंखें बंद, अपने अंधेरे को देखो और अंधेरे में दूर तक जाते जाओ। कोई विचार नहीं, कोई थॉट नहीं, कोई इमोशन नहीं, कोई फीलिंग नहीं, सिर्फ दूर तक देखते रहो। और आप देखोगे कि एक समय ऐसा आएगा कि आप और गहरे, दूर से दूर, कई लोगों को लाइट्स दिखेंगी, कई लोगों को कुछ आकृतियां दिखेंगी, कई लोगों को कुछ, असल में आपकी चेतना ब्रह्मांड को एक्सपीरियंस करती है, क्योंकि ब्रह्मांड और कहीं नहीं आपके अंदर विद्यमान है। जैसे घड़े के अंदर भी पानी है, घड़े के बाहर भी पानी है। हमने एक एपिसोड में शायद डिस्कस किया था कि एक घड़ा जिसमें पानी भरा हुआ है, अगर आप उसको समंदर में डाल दें तो अब पानी कहाँ है? पानी घड़े के अंदर भी है और पानी घड़े के बाहर भी है। तो वो ब्रह्मांड इस घड़े के बाहर भी है, वो ब्रह्मांड इसके अंदर भी है। तो जब आप आंखें बंद करते हैं, आप ब्रह्मांडीय यात्रा करते हैं, जिसमें आपकी चेतना यात्रा कर रही है। आपका शरीर तो यहीं बैठा हुआ है, चेतना यात्रा कर रही है कहां? ब्रह्मांड में। तो जब चेतना ब्रह्मांड में यात्रा कर रही है तो चेतना अपने आप को अनुभव कर पा रही है, जिसको हम बोलते हैं विटनेसिंग कॉन्शियसनेस। विटनेसिंग कॉन्शियसनेस को भी, कॉन्शियसनेस के प्रति भी कॉन्शियस हो जाना, चेतना के प्रति भी। अभी तो आप चीजों के प्रति चेतना हो, चेतना के प्रति चेतना हो जाना, विटनेसिंग कॉन्शियसनेस। तो ये प्रयोग जब हम उसमें करते हैं तो लोग अपनी चेतना को एकदम से अनुभव करते हैं, और फिर जब वो इस प्रयोग से बाहर आते हैं वो कहते हैं सर मैं वो रहा ही नहीं जो मैं यहां आया था, मेरा नजरिया बदल गया, मेरे इंटरप्रिटेशंस बदल गए। और फिर हम उसके बाद उनको करवाते हैं फॉरगिवनेस प्रैक्टिस। लोगों को माफ करिए, चीज़ों को माफ करिए, जो लिख करके जलवा देते हैं, जो लिख करके हम जलवाते हैं, वो प्रैक्टिस करो। क्यों? अगर वो पहले दिन मेरे पास आए और मैं उनको बोलूं लोगों को माफ करो, बोले तेरे को क्या पता उसने हमारे साथ क्या किया। क्योंकि चेतना सिकुड़ी हुई है, तो डर, गुस्सा, ग्रीफ, एनवी, जेलस, सप्रेशन का भाव है। मुझे याद है, उससे पहले आप सॉरी रोक दें। हाँ जी। मुझे याद है कि ये क्रिया करवाने के बाद पहले आप याद करवाते हैं वो ट्रॉमा कौन कौन सा है। किसी ने बचपन में अब्यूज किया है, किसी ने आपको गालियां दी हैं, किसी ने आपका तिरस्कार किया है, फिर वो लिखवाते हैं आप। फिर वो जो लिखते हैं मिश्रा जी, आपको याद हो तो वो हम सेम डे नहीं जलाते। हाँ, उसको हम बोलते हैं कि अभी इसको रखो। हाँ, जब समय आएगा तो मैं आपको बताऊंगा क्या करना है। हाँ। तो जब ये अनुभव होता है कि अब ये समय आ गया कि बहुत से लोग अपनी चेतना को एक्सपैंड कर चुके हैं, उसके बाद हम वो प्रयोग करवाते हैं, क्योंकि उसके बाद इंटरप्रिटेशन बदल जाता है, नजरिया बदल जाता है, और आप एक नए व्यक्ति बनकर निकलते हैं। मतलब एक अद्भुत अनुभव होता है। जब मैंने पहली बार किया था तो मेरे को, मतलब मेरा जीवन वैसा रहा ही नहीं जैसा जीवन पहले था। मैं वो व्यक्ति ही नहीं रहा जैसा व्यक्ति पहले था। अक्सर लोग मेरे पास आते हैं, मेरे अपने दोस्त मेरे पास आते हैं, वो बोलते हैं कि तू बदल गया है। मैंने कहा हाँ यार, मैं बोलता हूँ कि हाँ मैं बदल गया हूँ, क्योंकि वो व्यक्ति जो तुम्हारा दोस्त था वो व्यक्ति अब रहा नहीं, वो इंसान है नहीं अब ये कोई और है। चेतना का स्तर, मेरे पास भी एडिक्शंस थी, मेरे पास भी कमियां। ऐसा नहीं मैं बोलूंगा मैं सर्वज्ञ हो गया, मैं सर्वव्यापी हो गया, मैं खुद ब्रह्मांड, नहीं, ऐसा नहीं। मैं तो बड़ा तुच्छ मात्र जानता हूं, मेरे में 50 कमियां हैं। मैं खुद, मेरे पास अहंकार हो सकता है, मैं ये बोल सकता हूं कि मेरे पास, मैं ये जानता हूं, मैं ये करता हूं, मेरे पास अभी 2000 प्रकार की कमियां हैं, लेकिन मैं जानने की प्रक्रिया पर आगे बढ़ रहा हूं। मैं घोषणा नहीं करता कि मैं ये हो गया और मैं ऐसे, मैं बिल्कुल, क्योंकि मैं जानता हूं मेरे अंदर 50 कमियां हैं, मेरे अंदर 50 ऐसी चीजें हैं। ये जीवन एक यात्रा है, उस यात्रा में जिस चीजों को मुझे प्राप्त करना है। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर घोषणा करता हूं कि मैं वो व्यक्ति नहीं हूं जो व्यक्ति वो था। मैं उससे कुछ
बदला हूँ, चाहे 1% ही बदला हूँ, लेकिन मैं बदला हूँ। अब उस प्रक्रिया में है आप, तो चीज़ें तो निकल के आती हैं और दूसरे लोगों को दिखती हैं, तभी तो वो टोकते हैं। एक प्रयोग और आप करवाते हैं इसी प्रयोग से जस्ट पहले, जब तैयारी हो रही होती है अपनी गिल्ट को, अपनी फॉरगिवनेस को उसमें जलाने की, उससे पहले आप लोगों को पेड़ों से चिपकवा के कुछ कहलवाते हैं। वो लोग पेड़ों से बात करने की कोशिश करते हैं, उनको हग करते हैं। वो किस लिए होती है? क्या वो भी इसी प्रक्रिया का कोई पार्ट वो भी इसी प्रक्रिया का पार्ट है, क्योंकि तब हमारी चेतना अपने आप को सर्वव्यापी रूप में अनुभव कर पाती है। जैसे हमने कहा, सब कुछ वननेस है, ओमकार की ध्वनि से सब कुछ उत्पन्न हुआ, सब कुछ यूनिफाइड है, एक ही चीज से बना हुआ है। और जो तत्व उस चेतना स्वरूप के सबसे पास है वो प्रकृति है, वो नेचर है, वो पेड़ हैं, वो पहाड़ हैं, वो पत्थर हैं, वो समंदर है, वो पक्षी हैं, वो जानवर हैं, वो प्रकृति जो उस स्वयं ब्रह्मांड ने रची है। तो हम जब उस प्रकृति के साथ कनेक्ट करते हैं, उसके और भी बहुत सारे साइंटिफिक एस्पेक्ट्स होते हैं कि जब हम पेड़ों के साथ कनेक्ट करते हैं तो हम ग्राउंडिंग की प्रैक्टिस करते हैं। हमारी चेतना धरती के साथ जुड़ती है, और साइंटिफिकली अर्थ से हमको नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस मिलते हैं जो हमारी बॉडी की इन्फ्लेमेशन को खत्म करते हैं। वो नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस हम जब उस ट्री को हक करते हैं तो वो नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस हमारी बॉडी में ट्रांसफर हो रहे होते हैं। हमारा नर्वस सिस्टम शिफ्ट हो रहा होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में। साथ ही हमारी कॉन्शियसनेस एक्सपैंड हो रही होती है, क्योंकि प्रकृति के बनाए हुए सबसे ब्यूटीफुल एस्पेक्ट के साथ, वो चीज जो किसी को जज नहीं करती, वो चीज जो किसी को अच्छा बुरा नहीं बोलती, वो चीज जो अपनी मस्ती में लहलहा रही है, पेड़, प्रकृति, पहाड़, पत्थर, पौधे, हम उनके साथ कनेक्ट करते हैं तो हम ब्रह्मांड के तत्वों के साथ कनेक्ट करते हैं। हमारी चेतना को वो एक्सपैंड करती है। तो वो हर चीज का एक समय होता है। मतलब अक्सर लोग उस रिट्रीट में आते हैं, मुझसे पूछते हैं कि सर क्या होगा, किस दिन क्या करवाओगे, कि मैं कहा ये तो मुझे भी नहीं पता किस दिन क्या होगा। जिस दिन वो चेतना अपने स्वरूप में आने लगेगी उस दिन वो पता चलेगा कि क्या होगा। कब छोड़ोगे? मैंने कहा प्रभु इच्छा, जब वो लगेगा कि हाँ ये कार्य संपूर्ण हो गया तब छोड़ेंगे, तब तक नहीं छोड़ेंगे बंद। तो कई लोग ये बोलते भी हैं कि सर आपने तो पेल दिया, मतलब 16-16, 18-18 घंटे बिठाया, बोलते जाते हो। लोग बैठते हैं सर पिछली से पिछली बार रात को सेशन 2:30 बजे तक, 2-2:30 बजे तक सेशन चला। मतलब कुछ लोग तो ये भी वो सोच रहे थे कि ये हो क्या रहा है, मतलब मैं सुबह 9 बजे आया हूं और मैं 2:30 बजे तक सेशन में ही चल रहा हूं। वो बोले सर इतना बढ़िया रिजॉर्ट है, मुझे कमरे का भी आनंद लेना था। अच्छा, एक मजेदार बात बताऊं मैं आपको। अच्छा, कितने लोग ऐसे होंगे ना जो हमारी इस बातचीत को जो सुन रहे होंगे ना, वो इसको अनुभव करना चाहेंगे। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, मुझे वो कुछ क्लिप आप दिलवा दीजिएगा जिसका हम प्रैक्टिकल यहाँ पे बात कर रहे हैं। जरूर, मैं वो क्लिप्स भी मैं बोलूंगा कि जो हमारा जो सब प्रयोग होते हैं उन सब प्रयोगों की क्लिप्स भी प्रशांत आपको दे दें कि आप उसको इंटीग्रेट कर सकें। और मैं चाहूंगा कि अगर आप नो दाई सेल्फ का फॉर्म दे दें, कुछ लोग जो उसको अनुभव करना चाहते हैं, अगर वो अनुभव करना चाहते हैं मतलब जुड़ करके, बहुत से लोग को लगता है कि मैं अपनी वेलनेस पर मुझे खर्चा नहीं करना, तो वीडियोस देखते रहिए, हम सब चीजें यहाँ पर भी आपको बताते रहेंगे। जो अनुभव करना चाहते हैं उनके लिए वो फॉर्म अगर आप दे दें तो लोग उस फॉर्म को फिल करें और हमारी टीम उनसे कांटेक्ट करेगी। और अगर वो आना चाहेंगे, इसी पे आ रहा था कि मैं फिल भी उसको फॉर्म को भी दूंगा, हर एपिसोड के वो डिस्क्रिप्शन में उनको मिल जाएगा, जरूरत होगी तो हम कमेंट में भी पिन कर देंगे। मैं ये कह रहा था कि जिस तरह की हमारी बातचीत हो रही है ना, कि वो जलाना, आग का चक्कर लगाना, पेड़ से लिपटना, आपका रिदमिक मेडिटेशन जो है, तो आदमी ये सोच रहा होगा यार आप जिसकी बात कर रहे हो दिखा पाओगे क्या मुझे, या कितने लोग सोच होंगे मुझे अनुभव करना है, तो वो अब आप तक आना भी चाहेंगे। और ऐसा मेरे शो में होता है कि जब भी हम इस तरह कोई बात करते हैं लोगों को समझ में आ जाता है, वहां तक पहुंचना चाहते हैं, तो इसके लिए मैं वो दे दूंगा। लेकिन कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि ये जो बातें हो रही है इसकी एक झलक देखने को मिले, तो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप दे देंगे तो मैं हर एपिसोड में जहां पे भी आपने इसकी बात की है मैं उसको लगा पाऊंगा तो जो लोग हैं वो देख पाएंगे और वो वहां तक पहुंच पाएंगे। जी जरूर जरूर जरूर। आपने एक चीज कही थी ना, मुझसे दिमाग में सवाल आया कि अब इतनी सारी चीजें लोग सुन रहे होंगे तो वो सोच रहे होंगे कि जो ये इनर स्विच होता है ये अचानक से मोमेंट में होता है या धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया, क्योंकि ऐसे भी लोगों को लग सकता है क्योंकि आपके यहाँ जो बार बार आ रहे हैं उनको तो कुछ ना कुछ मिलता जा रहा है, वो आ रहा है। नहीं, कई लोग ये सोच रहे होंगे कि यार ये तो चमत्कारी चीज़ है, हम वहाँ पे गए और एक सेशन उनका लिया हमने और हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, अनुराग ऋषि सर ने तो ये करवा दिया है, अब इसमें 5 दिन में मेरी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। तो ये क्या मोमेंट पे स्विच होता है या धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है ये? देखिए, मैं ये बोलता हूँ मिश्रा जी की हीलिंग इज नॉट एन इवेंट, हीलिंग इज नॉट एन इवेंट, इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है। तो हम वहां पर लोगों को एक ब्लूप्रिंट दे पाते हैं कि आपको क्या करना है। जैसे मैं अक्सर ये एग्जांपल देता हूँ कि एक शिष्य एक गुरु के पास गए और वो बोले कि मुझे ध्यान करना है, मुझे मेडिटेशन करना है, आप मुझे मेडिटेशन करना सिखाइए।
तो गुरु ने बोला कि ये प्रक्रिया ऐसे करो, ध्यान में बैठना है आपको और पूरी चेतना आपको ऐसे अपनी एक्सपैंड करनी है। तो वो शिष्य जो थे वो ध्यान में बैठ गए। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना उन्होंने ध्यान किया और ध्यान करने के बाद वो अपने गुरु के पास पहुंचे और वो अपने गुरु को बोलते हैं कि जी 3 महीने हो गए, ध्यान नहीं हो रहा। तो यही सोच रहे थे। तो वो बोलते हैं कि वो क्योंकि पहुंचे हुए कोई सिद्ध पुरुष थे, तो वो उनको बोलते हैं क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें 78 जन्म लगे हैं ये रियलाइज करने में कि तुम्हें ध्यान करना है। पहुंचे हुए सिद्ध होंगे कोई, बोले 78 जन्म लगे हैं ये रियलाइज करने में कि मुझे ध्यान करना है, और तू 3 महीने में बोल रहा है कि ध्यान नहीं हो रहा। तो इट्स अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। लेकिन कई बार कुछ लोग ये मेरी बात सुन के डर जाते हैं कि यार जब इतना ही समय लगेगा तो क्या फायदा। मैं ये बोलता हूं कि ये समय व्यक्ति पर डिपेंड करता है। कुछ लोग अपने जीवन में जन्मों में वो साधनाएं करके आ रहे होते हैं, उनको सिर्फ एक ट्रिगर चाहिए होता है और वो पा जाते हैं, और जो वो नहीं करके आ रहे होते वो कहीं ना कहीं वेल बिगन इज हाफ डन, शुरुआत कहीं ना कहीं से तो करनी ही पड़ेगी। तो क्यों ना अगर इस जीवन में उस ऊपर वाले ने मौका दिया, आपको समृद्ध बनाया, आप 2 पैसे खर्च सकते हैं, आप समय निकाल सकते हैं, आप अपने आप को बदलने के इच्छुक भी हैं और आपके अंदर ये इंटेंशन भी है, और ये ऊपर वाला अगर आपको बार बार ये संकेत देता है तो क्यों ना इन चीज़ों को एक्सपीरियंस किया जाए। ऐसा नहीं, मेरे ही पास कहीं पर भी जहां पर आप रेजोनेट करते हो, इंडिया से बाहर जाना चाहते हो, किसी और का रिट्रीट, किसी और का वेलनेस, लेकिन जितनी जगह पर आप जाकर इन चीज़ों को अनुभव करना चाहते हैं जरूर कीजिए। सबसे लास्ट प्रायोरिटी बेशक से मुझे दीजिएगा या हमारे रिट्रीट को दीजिएगा, लेकिन कहीं पर भी जहां पर मौका मिले आप अपने आप को, अपनी चेतना को बढ़ाने के लिए आप इसको अनुभव जरूर कीजिए। एक सवाल और भी आता है, अचानक से मुझे याद आया, क्योंकि जब मैं आपके यहाँ गया था ना तो ये मुझे समझ में आई थी ये बात कि जब आदमी जाता है ना तो वो अपना कैरेक्टर लेकर के जाता है, वो अपनी एक पर्सनालिटी लेकर के आपके यहाँ जाता है जिसको छोड़ना पड़ता है। तो इस प्रक्रिया के बीच में ईगो बहुत आता है कि वो, अब आप भी तो व्यक्ति हैं, व्यक्ति की तरह ही दिखते हैं, उम्र भी आपकी ज़्यादा नहीं है, और मतलब भगवान ने तो आपको ऐसा बना रखा है कि बच्चों में बच्चे मिक्स हो जाए, बड़ों में आपकी बातें बड़ों की तरह। तो सबसे पहले ये चीज़ कि जो हमारा ये ईगो आता है ना कि मैं आपके यहाँ गया और खुद को सरेंडर नहीं किया कि मैं ये जाऊँगा, अच्छा देखता हूँ क्या करवाते हैं ये, तो जब तक वो ईगो रहेगा तब तक चीज़ें प्रयोग में तो नहीं आ पाएंगी। तो इसको कैसे काटें, और ईगो सबसे पहले आगे क्यों खड़ा हो जाता है? देखिए, अहंकार बेसिकली हमारे लिए एक बहुत ब्यूटीफुल टूल था जो मेरे होने की घोषणा करता था कि मैं हूं। लेकिन अहंकार का नुकसान ये हुआ कि मैं हूं, तुम भी हो, ये भाव हमने खो दिया। मतलब हमने सिर्फ मैं हूं पर ज्यादा फोकस किया, जिसके कारण वो अहंकार की पुष्टि होती गई और वो अहंकार बढ़ता गया। तो हमारा कुछ एक प्रयोग ऐसा होता है जो हम ये बता रहे हैं, रिदमिक रिलीज मेडिटेशन होता है। इसमें अहंकार पूर्ण रूप से विलीन हो जाता है। और जो पहले दिन हम अब जो इंट्रोडक्शन करते हैं पूरे सेशन का कि हम क्या करवाने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, तो उसमें हम कॉन्शियसली भी दिमाग की हैमरिंग करते हैं, बार बार दिमाग की हैमरिंग करते हैं कि आप जब इस हॉल में, जिसको हम मेडिटेशन हॉल बोलते हैं, हम उसके बाहर एक पर्चा लगवा देते हैं, उसको हम बोलते हैं नाउ यू आर एंटरिंग इन द मोनेस्ट्री। अपने जूते और अपनी आइडेंटिटी बाहर उतार कर आए। और ये हम बार बार पहले दिन हैमरिंग भी करते रहते हैं कि अगर आप अपनी आइडेंटिटी के साथ जुड़े रहे कि मैं ये हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ये जानता हूं, मैंने इसको सुना है, और वो मैं खुद भी बोलता रहता हूं बार बार भी कि आपको मेरी बहुत सी बातें सुनकर के ये लगेगा कि यार ये तो आचार्य रजनीश की बात है, ये तो ओशो ने बोला। हाँ बोला भैया, मैंने उनसे सीखा है, क्या शर्म है इसमें, मैंने उनसे सीखा है। ये बात तो गीता में लिखी हुई है, हाँ लिखी है भैया, मैंने वहां से सीखी है। मैंने 50 जगह से चीजें इकट्ठी की, उनको अपने जीवन में एक्सपीरियंस किया, तो वो मेरी तो अपनी नहीं है, मैंने तो यहां वहां से कहीं ना कहीं से मैंने भी तो सीखा है। वो सीखने के बाद वो चीजें मैंने अप्लाई की और उनको आज आपको एक संग्रहित करके एक जगह पर मैं दे रहा हूं। तो मैं का जो भाव है ये हम पहले दिन से विलीन करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो उतना ही मोटिवेशनल भाव रहता है मेरा बताने का जितना एक मोटिवेशन काम करती है कि थोड़ी देर तक लगता है कि हाँ बंदा बात ठीक कर रहा है, थोड़ी देर बाद फिर आइडेंटिटी आती है और वो कहती है नहीं यार ये तो ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए था, तुम जो बता रहे हो वो गलत है, शास्त्रों में ऐसे लिखा है या मैंने शास्त्रों से ऐसे समझा है। तो ये थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं अहंकार जो है बाउंस बैक करता रहता है। लेकिन जैसे ही वो रिदमिक रिलीज मेडिटेशन करते हैं, जैसे ही वो कथारसिस करते हैं, तो ये मन और अहंकार धीरे धीरे उस चेतना में विलीन होने लग जाते हैं। क्योंकि मैंने बोला ना, आप नहीं कर रहे हो, कॉन्शियसनेस एक्सपीरियंस कर रही है चीज़ों को आपके थ्रू। तो कॉन्शियसनेस अगर कॉन्ट्रैक्टेड है तो वो मन, बुद्धि और अहंकार में रहेगी। वो कॉन्शियसनेस अगर एक्सपैंडेड है तो वो चेतना बन जाती है। तो वो आप एक्सपीरियंस करते नहीं हो, आपसे चेतना करवाती है। चेतना सिकुड़ी हुई है, अलग एक्सपीरियंस है, चेतना एक्सपैंडेड है, अलग एक्सपीरियंस। तो वो चेतना जब खुलने लगती है ना, तो एक लड़की मुझे याद है, बहुत चैलेंज था उसको और वो सरेंडर नहीं कर रही थी वो लड़की। लास्ट डे
मतलब वो चल फिर भी नहीं पाती थी, क्या नाम था, वो चल फिर भी नहीं पाती थी, इतना ज़्यादा उसको चैलेंज था। लेकिन वो एक इस ईगो में थी कि मैं पता नहीं क्या हूँ। और हाँ चलो हम नाम नहीं बताते, स्क्रीन पे छोड़ देते हैं, नाम ध्यान आ गया, इन्होंने बताया। तो वो लास्ट डे जब हमारा बिल्कुल आखिरी दिन था तो वो रोई, वो लड़की, और उसने खुद ये स्वीकार किया कि ये जो सब प्रक्रियाएं हुई हैं, अगर ये 6 दिनों में मैं थोड़ा सा भी अपने अहंकार को डिसॉल्व कर पाती तो मैं यहाँ से बहुत कुछ लेकर के जा सकती थी। लेकिन आप देखो कि एक व्यक्ति जाते हुए भी अगर ये रियलाइज़ कर गया कि हाँ मैं अपने अहंकार वश ये चीज़ों को नहीं कर पाया, तो वो बोली कि मैं अगली बार दोबारा आ रही हूँ और मैं अगली बार सरेंडर के भाव से आ रही हूँ कि जो आपने करवाया वो मैं। तो लोग मिश्रा जी 5-5 बार आते हैं, 7-7 बार लोग आ रहे हैं। हाँ, मतलब ऐसे लोग हैं जो 7 बार, कोई सोचे कि यार ये एक बार तो चलो हम ज़बरदस्ती बुला भी सकते हैं या गिमिक हो सकता है, या मतलब 7-7 बार लोग आ रहे हैं, क्योंकि वहां पर जो चीजें लोग अनुभव, ये जो जंगल है ना, ये सब भीड़ भाड़, ये जो चेतना यहाँ पर बाहर निकल ही नहीं पाती है, पहचान ही नहीं। वहां जाकर लोग बोलते हैं कि मैं अब यहाँ पर अपने असली स्वरूप को जान पाया हूँ, नो दाई सेल्फ में आके। और मैं अक्सर ये बात बोलता हूँ, शायद यहाँ भी मैं दूसरी तीसरी बार बोल रहा हूँ, अगर इस दुनिया से जाना तय है तो अपने आप को जानकर ही जाना। वो ज़रूरी नहीं वो मैं हूँ, कहीं पर भी वो एक किताब हो सकती है, एक शिव स्वरोदय ग्रंथ हो सकता है, एक विज्ञान भैरव तंत्र ग्रंथ हो सकता है, विवेक चूड़ामणि पढ़ सकते हैं, तत्वदीप पढ़ सकते हैं, तैत्तिरीय उपनिषद पढ़ सकते हैं, मांडुक्य उपनिषद पढ़ सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं विज्ञान भैरव तंत्र को। वो एक ग्रंथ हो सकता है जो आपकी चेतना को एक्सपैंड कर दे। तो मैं कहता हूं उस चेतना को जानकर ही जाना, अगर जाना तय है तो। और वो अपने आप को जानने की प्रकृति पर जो व्यक्ति आगे बढ़ पाता है वो कहता है नो दाई सेल्फ, मैं खुद को जानूंगा, ये मेरे जीवन का प्राइम उद्देश्य है। और जो जानता है, चेतना एक्सपैंड करता है, अब उसकी चेतना खूबसूरत अनुभव। लोग बोलते हैं ना कि यार अगर मैं संसार में हूं तो पैसा कमाऊंगा, धन कमाऊंगा, दौलत कमाऊंगा, मैं अगर अलग ही यात्रा पर निकल गया तो मैं धन दौलत पैसा कैसे कमाऊंगा। जब आपकी चेतना एक्सपैंड करती है, आप ब्यूटीफुल इमोशन, आप धन दौलत भी कमाते हो, और वो भी अच्छे इमोशंस के साथ, आरिगातो मनी, वेलकम, इन आउट, दोनों को वेलकम करते हो। और फिर आप उसके 2 चीजें होती हैं हर एक चीज में मिश्रा जी, एक होती है भूख, एक होती है हवस। हाँ, भूख मिट जाती है, हवस मिटती नहीं। भूख होनी चाहिए, ये हवस नहीं। हवस नहीं। ये चेतना के 2 अलग अलग प्रकार हैं। जानने की भी भूख होनी चाहिए, सीखने की भी भूख होनी चाहिए, खाने की भी भूख होनी चाहिए, पीने की भी भूख होनी चाहिए, हवस नहीं। चेतना जब एक्सपैंड होती है तो भूख का एहसास, सही भूख का एहसास करवाती है, सही भूख का एहसास। चेतना जब कॉन्ट्रैक्टेड होती है तो गलत भूख को हवस बना देती है। तो इंसान न सिर्फ प्रकृति बदलता है, पुरुष और प्रकृति दोनों बदलते हैं। चेतना एक्सपैंड होती है और वो अपने जीवन में जो सोच रहा था ना कि यार ये कर लिया तो पैसा नहीं कमा पाऊंगा, ये नहीं कर पाऊंगा, अब वो अपने जीवन में और ब्यूटीफुली एंटर होता है और अच्छे से चीज़ों को अनुभव करता है। 2500 सवाल दिमाग में उमड़ रहे हैं, और मेरा दर्शक इस बात का गवाह होगा कि अब तक मैं 200-250 कंटेंट बना चुका हूँ अलग अलग चैनलों पे। मैं कभी भी इतना खामोश नहीं रहा हूँ, मैंने कभी भी इतनी उससे क्या कहते हैं तसल्ली भाव से मैंने सुना नहीं है। बट इसे मैंने इसलिए सुना है कि इसके 2 मकसद थे, एक तो मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ, दूसरा खुद को भी रीस्ट्रक्चर कर रहा हूँ इन चीज़ों से, क्योंकि ये मेरा बहुत फेवरेट विषय है। अब वो 2500 सवाल तो नहीं पूछ सकता मैं आपसे, क्योंकि बहुत सी चीज़ें चल रही हैं, और ये साथ में घड़ी की ना टिक 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 ये भी चल रही है, और वो ये बता रही है कि नहीं आप अपने जो दायरा खींचे हुए वहाँ तक रहिए। एक चीज़ का नाम और मैंने लिया था, मैं उस पर सिर्फ एक सवाल रखता हूँ, आप अपने उसी तरीके से जवाब एक बार दे दीजिएगा, तब मैं इसको समराइज़ करूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि 40 मिनट हम पूरा कर चुके हैं। वो ये है कि प्लेसिबो इफ़ेक्ट की मैंने बात की थी, आजकल बड़ी चर्चा में है। ये प्लेसिबो इफ़ेक्ट क्या है और किस तरह से काम करता है, मैं आपके नज़रिए से जानना चाहता हूँ। मिश्रा जी, प्लेसिबो एक बहुत ब्यूटीफुल विज्ञान है, एक साइंस है। पहली बार ये तब चलन में आया है वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान शायद, जब एक व्यक्ति जिसको बहुत ज़्यादा चोटें लगी थी, गोलियां लगी थी और घाव हो रखे थे और बहुत कुछ दिक्कत थी, तो उस समय उसको मॉर्फिन का इंजेक्शन दिया जाना था। मॉर्फिन का इंजेक्शन पेन को भी कम करता है और उसको ठीक करने में भी सहायता करता है। उसके बाद उसको आगे फर्दर प्रोसेस के लिए, सर्जरी की या कुछ भी के लिए उसको आगे भेजा जाता। मॉर्फिन का इंजेक्शन खत्म हो गया, वो व्यक्ति दर्द से छटपटा रहा था। उस समय डॉक्टर की बुद्धि ने काम किया और डॉक्टर ने उस व्यक्ति को बोला कि मॉर्फिन तो नहीं है, लेकिन उससे भी ज्यादा एक पावरफुल इंजेक्शन है
जिसको साइंस ने अभी अभी खोजा है, जिसके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते, लेकिन वो मॉर्फिन से 10 गुना ज्यादा ताकतवर इंजेक्शन है। तुम खुशकिस्मत हो कि अभी 5 मिनट पहले हमारे मेडिकल कैंप में वो इंजेक्शन आया है, लेकिन अभी वो एक ही इंजेक्शन अवेलेबल है। तो मैं तुमको वो इंजेक्शन, बाकियों का तो पता नहीं, लेकिन मैं तुमको मॉर्फिन की जगह वो कुछ उसने केमिकल बताया, वो इंजेक्शन दे सकता हूं। क्या तुम लेना चाहोगे? वो खुश हो, उसको लगा कि यार मॉर्फिन से भी 10 गुना ज्यादा ताकतवर इंजेक्शन, और उसको वो पानी का इंजेक्शन देता है डॉक्टर, क्योंकि मॉर्फिन था नहीं। और वो देखता है कि उसके पेन में सिग्निफिकेंटली रिडक्शन मिला, वो धीरे धीरे रिकवर करने लगा और ठीक होने लगा। उसको दर्द का अनुभव बिल्कुल थोड़ी देर में समाप्त हो गया। यहां से जन्म हुआ प्लेसीबो का एक ऐसा इफेक्ट कि जब व्यक्ति मान लेता है कि वो कोई चीज उसके लिए काम करेगी, तो पूरा, जैसे वो डायलॉग था ना, पूरा ब्रह्मांड, पूरी कायनात जुट जाती है आपकी तरफ काम करने के लिए। तो उसी प्रकार आपके अंदर जो बैठा ब्रह्मांड है, आपका ब्रह्म तत्व है, जब आप इमोशनल स्तर पर अपने आप को बदलते हो और आप ये सरेंडर करके आप एक बिलीफ देते हो कि हाँ मैं ठीक हो रहा हूं क्योंकि मुझे दुनिया का सर्वश्रेष्ठ इंजेक्शन दिया गया, तो वो व्यक्ति के अंदर एक्चुअल में वो जो चीज काम करती है उसको बोला गया प्लेसीबो। इसका उल्टा है नोसीबो। अच्छा, प्लेसीबो का उल्टा जी। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो ये सोचते हैं कि मेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता, हाँ, बहुत सारे लोग, मैं तो, ये बीमारी तो मेरी जान लेकर ही जाएगी, जिंदगी जहन्नुम है, मतलब किस्मत खराब है, भगवान मेरे, वो नोसीबो उनके लिए भी काम कर रहा है। अच्छा, हाँ, प्लेसीबो का उल्टा नोसीबो, कि मैं ठीक नहीं हो सकता। कोविड में बहुत से लोग नोसीबो से चले गए। हाँ, उन्होंने ये बिलीव कर लिया था कि ये कोविड तो जान लेता ही है और मेरे तो सांस आ ही नहीं रहे और मेरे तो, नोसीबो से चले गए। असल में आप जब एक इंटेंशन सेट करते हैं, इंटेंशन आपके पूरे तंत्र का तंत्र को, आपके नर्वस सिस्टम के थ्रू आपके पूरे एनर्जी को रेगुलेट करती है। और पहले ये ऑकल्ट था, सूडो साइंस था, लेकिन जब साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी आई, उसने ये प्रूव किया कि आपकी साइकी आपके नर्वस सिस्टम के थ्रू आपकी इम्यूनिटी को गवर्न करती है। साइकी मतलब किस तरह के बिलीफ्स और विचार आपके पास रखे हैं। तो अगर एक व्यक्ति को यह बिलीफ दिया जाए कि दुनिया की कोई ताकत तुम्हें डगमगा नहीं सकती और तुम ठीक हो जाओगे, और अभी जब हम ब्रेक में थे मैंने आपको एक मैसेज पढ़वाया, वो लेडी क्या बोली, मतलब मैं फिर से ये यहां पर ये बोलना चाहूंगा, मैंने कुछ नहीं किया, मैं करने वाला होता तो मैं तो दुनिया को पता नहीं क्या ही कर देता, मेरे करने से नहीं होता। लेकिन उस लेडी ने ये बोला कि मुझे ये बिलीव था कि जब वो आपके यहां पर आएंगे तो वो ठीक हो जाएंगे। एक माँ अपने बच्चे को, बच्चा बीमार होता है, ठीक नहीं हो रहा होता, तो वो कहती है उस डॉक्टर के पास लेके जाऊंगी ना, ये ठीक हो जाएगा। नो डाउट डॉक्टर का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन उसके बिलीफ का भी रोल है, प्लेसीबो इफेक्ट का रोल है। प्लेसीबो इफेक्ट शरीर के अंदर केमिकल्स बदल देता है और बाहर एनर्जीज बदल देता है। एनर्जीज किसकी? कॉन्शियसनेस एक्सपैंड होने की। वो इमोशन जो डर में थे, जो गुस्से में थे, वो इमोशन अब लव और हैप्पीनेस और पीस और सेटिस्फैक्शन में बदलने लगते हैं। कि जो तुम करते हो, वो गाना है ना, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, वो सरेंडर्ड है। वो किसी भी मार्ग से उसको पाया जा सकता है जो व्यक्ति सरेंडर्ड है। कोई शाश्वत सत्य के प्रति सरेंडर हो गया, कोई भगवान के प्रति, कोई कृष्ण के प्रति, कोई वाहिगुरु के प्रति, कोई खुदा के प्रति, कोई अल्लाह के प्रति, कोई बाबा नानक के प्रति, कोई जीसस के प्रति। असल में वो चीज प्रतीकात्मक है। काम कौन कर रहा है? आपके अंदर बैठे हुए भगवान, आपके अंदर बैठे हुए बाबा नानक, आपके अंदर बैठे हुए बुद्ध, आपके अंदर बैठे हुए खुदा। काम तो वो कर रहे हैं, वो तो प्रतीकात्मक हैं। मान लिया तो पत्थर, नहीं तो भगवान, नहीं तो भगवान। तो वो प्लेसीबो अगर आप मान लें, और मानना खाली शब्दों से नहीं, इसको हम बोलते हैं इंटेंशनल हीलिंग। इंटेंशन, आपकी इंटेंशन आपको हील करती है, और ये 15 अलग अलग लेवल्स पर हील करती है मिश्रा जी। मेरे पास इसका पूरा ब्लूप्रिंट है, मेरे पास इसकी 78 केस स्टडीज हैं। अच्छा, जिनको मैंने पढ़ा बकायदा, और फिर मैंने इनको अपने उपनिषदों से रिलेट किया और देखा कि भावनात्मक स्तर पर ये कैसे काम करता है। और अद्वैत भी बोलता है, इस चीज को बड़ा ब्यूटीफुली डिफाइन करता है, शब्द मुझे ध्यान नहीं आ रहा, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। कि जैसी आपकी दृष्टि है वैसी सृष्टि होने लगती है। ये दृष्टि किसकी है? कॉन्शियसनेस की। यथा दृष्टि, एक ही इंसान को चांद में दाग दिख रहा है और एक ही इंसान को चांद बड़ा खूबसूरत दिख रहा है। यथा सृष्टि के ऊपर डिपेंड नहीं करता, दृष्टि के ऊपर डिपेंड करता है। और दृष्टि क्या है? वो कॉन्शियसनेस जो दृष्टि से एक्सपीरियंस कर रही है। तो लोग जब ये विश्वास में आते हैं, ये प्लेसीबो में आते हैं, प्लेसीबो एक साइंस है। और आज मेडिकल साइंस जिस एक चीज को ऑकल्ट में सबसे पहले वैलिडेट करता है, वो प्लेसीबो को करता है, क्योंकि इसके सभी एक्सपेरिमेंट मेडिकल साइंस ने किए हैं। लोगों को 2 ग्रुप्स में बांटा गया, एक को मीठी गोली दी गई, होम्योपैथी जैसी, और एक को असली दवाई दी गई।
जिनको मीठी गोली दी गई उनको भी बोला गया कि ये दवाई है। इस ग्रुप में भी 10 में से 5 लोग ठीक हुए, उस ग्रुप में भी 10 में से 5, जबकि मीठी गोली वाला तो एक भी व्यक्ति ठीक नहीं होना चाहिए था, क्योंकि उसमें दवा थी ही नहीं, उसमें दवा थी ही नहीं, उसमें तो मीठी गोली थी। था। लेकिन उनको बोला गया था कि ये दुनिया की सबसे पावरफुल दवाई तुम्हें दी जा रही है। एक व्यक्ति के साथ ऐसा हुआ, उसको कैंसर था, लास्ट स्टेज पर था, कोई चीज काम नहीं कर रही थी, तो डॉक्टर ने एक काम किया, उसने बोला कि एक ऐसा इंजेक्शन खोज लिया गया है जो तुम्हारे क्या रेडिकल रेमिशन हुआ। पता है आपको, ये स्टोरी यूट्यूब पर अवेलेबल है, एक बुक में, मेरे को नाम नहीं ध्यान आ रहा, सॉरी, जिनको ध्यान आए वो कमेंट करके बता सकते हैं कि मैं किस व्यक्ति की बात कर रहा हूं। रातों रात एक न्यूज़पेपर में खबर आई कि एक ऐसा इंजेक्शन खोज लिया गया है जिससे आपका कैंसर ठीक हो जाता है, एक इंजेक्शन ठीक, और वो जिस व्यक्ति को सबसे पहले दिया गया उस व्यक्ति का कैंसर कुछ ही दिनों में रिकवर हो गया। कुछ दिन के बाद न्यूज आई कि वो जो दवाई थी वो एक्चुअल में काम नहीं करती। हमें खेद है, लेकिन वो प्रयोग जो था वो हमारा सफल नहीं रहा, फेल हुआ, वो काम नहीं करा। वो वही व्यक्ति जिसका कैंसर ठीक हो गया था उसको दोबारा से वो, तो ये कौन चीज कर रहा था? ये प्लेसिबो ही काम कर रहा था। प्लेसिबो असल में आपकी इंटेंशन है, आपका विश्वास है, आपका तंत्रिका तंत्र, आपका पूरा नर्वस सिस्टम, आपका पूरा प्राण, आपकी अवेयरनेस, आपकी एनर्जीज वो एक जगह केंद्रित हो जाती हैं। जो आप चाहते हो वही आपको देने लगती हैं, न सिर्फ आंतरिक रूप से, बाहरी रूप से भी, जिसको हमने, हमारे अद्वैत ने जिसको बोला यथा दृष्टि तथा सृष्टि। और ये सृष्टि अगर आपकी, वेयर योर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज, आपकी दृष्टि जिधर जाती है चीज़ें उधर ही घटित होने लगती हैं। ये प्लेसिबो इस प्रकार काम करता है। और लोग जो हमारे पास आते हैं, हम उनको सबसे पहले यही लोग, मतलब मेरे को सवाल पूछते हैं, सर क्या मैं आपके पास आऊँगा ठीक हो जाऊँगा, आप मेरे को ठीक कर दोगे? मैंने कहा भैया भूल के भी मत आना, भूल के भी मत आना, पैसा खर्च हो जाएगा तुम्हारा, बिल्कुल मत आना। लेकिन कोई व्यक्ति ये बोलता है, सर मैं ये जानता हूँ कि मैं यहाँ पर आऊँगा तो मैं ठीक हो जाऊँगा। कहता हूँ आपका स्वागत है, क्योंकि यहाँ पर करने वाला मैं नहीं हूँ। अगर मैं होता तो मैं पहले व्यक्ति को भी बुलाता कि आ जाओ, कि मेरे पास चमत्कार है, मैं बाबा हूँ, कोई सिद्ध हूँ, मैंने बहुत पढ़ लिया, जान लिया। मैं नहीं करता, उनके अंदर से ही कुछ करता है। मैं तो सिर्फ वो ब्लूप्रिंट देता हूँ उनको कि ये करना है, करती उनकी अपनी चेतना है। तो प्लेसिबो 100% सत्य काम करता है, नोसीबो भी वैसे ही काम करता है। अब डिपेंड ये करता है कि आप प्लेसिबो को यूज़ कर रहे हैं या नोसीबो को। क्या ज़बरदस्त बात है ना। ये आखिरी के जो हमारे 6 रहे होंगे, और 7वां जो रहा, 7वां ने तो क्या ही कर दिया, कमाल कर दिया, निरुत्तर कर दिया। लेकिन इसने कुछ चीज़ और मुझे एहसास कराई जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप इसको देखिएगा कैसे लेते हैं। अनुराग सर की जो 1 दशक की मेहनत रही है ना, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 7 एपिसोड में आपको दे दिया। ये ऐसी जानकारी है कि जिसे लिख लें आप तो दस्तावेजी हो जाए। ये ऐसी जानकारी है जिसे लिख करके आप पढ़ लें तो इतना ज्ञान तो आपको भी हो जाए कि आप अपने समाज को स्वस्थ बना पाएँ अच्छी चर्चा करके। और कहीं अनुराग सर के 2-3 इवेंट आपने अटेंड कर लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आप भी इस सेगमेंट में थोड़ा बहुत काम करने लग जाएं, जैसे अनुराग सर ने कोसों से सीखा और तमाम लोगों से सीखा है। बात इतनी है कि वही प्लेसिबो इफेक्ट की बात इतनी है कि आपके चेतना की, आपके विश्वास की, कहते हैं कि जैसी नीयत वैसी बरकत होती है। यहाँ तक आए होंगे और लास्ट में जब आपने सुना होगा तो आपको लगा होगा कि यार ये सवाल तो आपको पहले पूछ लेना चाहिए था, प्लेसिबो इफेक्ट वाला, क्योंकि तब आप प्लेसिबो इफेक्ट लगा करके इस पूरे एपिसोड को देखते। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप यहाँ तक पहुँच गए तो बहुत कुछ तो बदला होगा आपके अंदर, और लगता है कि नहीं बदलाव की गुंजाइश है, तो नोसिबो नहीं, प्लेसिबो इफेक्ट लगा करके एक बार फिर से ये 7 एपिसोड देख जाइए आप, और यकीन मानिए तब आपको बदलने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। बस ये सोच के देखना होगा कि हर एपिसोड आपको बदल रहा है, हर एपिसोड आपकी चेतना को जागृत कर रहा है, हर एपिसोड में कुछ ऐसा है जो अंदर से टूट रहा है और कुछ नया मिल रहा है आपको। बस ये सोच करके इस एपिसोड को जब आप दोबारा देखेंगे ना, तो यकीन माने कि बहुत कुछ अपने आप बदल जाएगा, क्योंकि वो नियति ये जानती होगी कि आप दोबारा सिर्फ इसलिए आए हैं कि आपको उस नियति पे भरोसा है, आध्यात्म पे भरोसा है, हमारे शास्त्र पे भरोसा है, और उस विज्ञान पे भरोसा है जो हम सदियों से लेके चलते चले आ रहे हैं। अनुराग सर का ये जो रिसर्च, ये जो बातें हैं, वो उनकी एक साधना है जो बड़े लंबे समय से वो करते चले आ रहे हैं, और जिसका प्रमाण वो लोग देते हैं जो वहाँ उस सेगमेंट में आते हैं। मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ बेचने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि अगर ये बात 7 एपिसोड करने के बाद ना करूँ तो मैं ना सिर्फ अनुराग सर के साथ बल्कि उस नियति के साथ भी बेईमानी करूँगा जिसने ये मुझे मौका दिया है 7 एपिसोड करने का। तो ये 7 एपिसोड करने के बाद मैं अपनी वो कृतज्ञता जाहिर करता हूँ, वो ग्रेटिट्यूड मैं सौंपता हूँ अनुराग सर को, उस ईश्वर को, उन सभी लोगों को जिसने ये मौका दिया।
और मैं ये मानता हूं कि दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति अगर इसको देखता है और किसी की भी ज़िंदगी बदल जाती है तो मेरा, अनुराग सर का और ये नियति ने जो ताकत बख्शी है वो सब कुछ सफल हो जाएगा। और इसी नियत, इसी उद्देश्य के साथ इसको बनाया जा रहा है। बहुत कुछ कहूँगा तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ तक अगर आप पहुँचे हैं और 7 एपिसोड देखें तो मुझसे ज़्यादा तो आप खुद जान गए होंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें अनुभव की होती हैं, अनुभूति की होती हैं, जिसको शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता और ना मैं कर सकता हूँ। लेकिन एक चीज़ ज़रूर कहूँगा जो मैं शब्दों के माध्यम से आपसे कह सकता हूँ और आप अपने शब्दों के माध्यम से मुझको बता सकते हैं, वो ये कि आपकी भावनाएं क्या कहती हैं, आपने क्या सीखा, क्या जाना और अब आगे आप क्या चाहते हैं, किन विषयों पे हमसे बात चाहते हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं अनुराग सर के साथ किसी और चीज़ पे भी बात करने की ज़रूरत है तो लिख भेजिएगा, स्वागत है आप लोगों का, मैं अनुराग सर से रिक्वेस्ट कर लूँगा। और लगता है कि इसने बहुत कुछ बदला है, बहुत कुछ बाकी है, तो जो फॉर्म हमने दिए हैं वो भी भर दीजिएगा, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा इस दुनिया में है जो आप तब तक नहीं जान पाएंगे जब तक इस समाज से कट करके खुद में नहीं उतरेंगे। बाकी तो अनुराग सर ने सब कुछ बता ही दिया है, बस इतनी रिक्वेस्ट है कि आप मुझे आगे ये भी बता दीजिए कि आप और क्या चाहते हैं, हम उसकी तैयारी करेंगे। अंत में वही कि आपके जो कमेंट होते हैं वो कहीं ना कहीं हम में भी एक जागृति पैदा करते हैं, हमें एक नई चेतना देते हैं, वो हमारी ऑक्सीजन का काम करते हैं। अगर आप अपना कमेंट करेंगे तो आपको इस तरह की और भी शानदार वीडियोज़ मिलती रहेगी। तो अंत में वही कि मैं इंतज़ार कर रहा हूँ आपके कमेंट का, और अब आप इंतज़ार करिए अगली सीरीज़ का।